Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra, our program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Gaura Dhawanlal with my co-anchor Prachi Priya. शुभ संध्या, नमस्कार, अभिवादन। आप जुड़ गए हैं मार्केट मंत्र से, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की ताजा खबरों पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा को तथ्यों से और जानकारियों से समृद्ध बनाने के लिए और उसे तार्किक रुख देने के लिए आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ, मार्केट मंत्र में आपका करजोर अभिनंदन। गुड इवनिंग। चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर इससे पहले आइए सुने सुर्खियां। Thank you, Prachi, and Siddharth. Once again, welcome to the program. A quick look at the headlines. Benchmark domestic indices tumble. Sensex drops over 1,200 points. Nifty settles at 25,454. Major Asian indices close in positive zone. And Prime Minister Narendra Modi calls for democratizing AI to empower Global South. Unveils Manav, a vision for ethical and inclusive AI. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट। सेंसेक्स 1200 अंक से अधिक गिरा। निफ्टी 25,454 पर बंद हुआ। प्रमुख एशियाई सूचकांक सकारात्मक दिशा में बंद हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ को मजबूत करने के लिए एआई के लोकतांत्रिकरण की बात की। नैतिक मूल्यों और सबको साथ लेकर चलने वाले एआई के लिए मानव विजन पेश किया। Listeners, before we dive into the program, we'd like to share with you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and to rely on their own judgment for taking any financial decision. श्रोताओं, आइए जाने कि आज हमारे देश के दोनों ही प्रमुख सूचकांकों के कलेवर कैसे रहे। देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज लगातार 3 दिनों की बढ़त के सिलसिले को तोड़ते हुए लगभग 1.5% गिरे। कारोबार की शुरुआत मामूली बढ़त के साथ हुई, लेकिन जल्द ही भारी बिकवाली के दबाव में आकर दोनों ही सूचकांक बाजार के बंद होने तक धड़ाम से गिरे। सेंसेक्स 1,236 अंक गिरकर 82,498 पर आ गया, जबकि निफ्टी 365 अंक लुढ़ककर 25,454 पर बंद हुआ। Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty tumbled nearly 1.5%, ending a 3-day winning streak today. Markets initially opened on a mildly positive note, but quickly succumbed to intense selling pressure, dragging both indices sharply lower by close. The Sensex plunged 1,236 points to finish at 82,498, while the Nifty fell by 365 points to settle at 25,454. सेंसेक्स में शामिल सभी 30 कंपनियों के शेयरों में चौतरफा बिकवाली का दबाव नजर आया। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाली कंपनियों में इंडिगो के शेयर 3.2% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा लगभग 3% और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में 2.9% की गिरावट दर्ज की गई। Among the sectoral indices at the PSE, all 24 sectors recorded losses. Among the top laggards, realty dropped more than 2.5%, power lost over 2.2% and capital goods slipped about 2.2% also. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,927 companies declined, 1,276 advanced and 164 remained unchanged. श्रोताओं, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में आज भारतीय मुद्रा बाजार जो है वो बंद रहा। दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 97.69 पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ, हमने देखा कि पिछले 3 दिनों से बाजार में एक उम्मीद की लौ थी, पर आज फिर हताशा चारों तरफ है, जबकि अब देख रहे हैं कि 30 की 30 कंपनियों के शेयर घाटे में तैरकर
मतलब बंद हुए हैं, कैसा रुख है आज का? नहीं, देखिए प्राची, जैसा आपने रिपोर्ट में भी पढ़ा, जो सेक्टोरल इंडेसेस तकरीबन सभी गिरावट में गिरावट रही। और मुझे लगता है बेसिक इसका इंडिकेशन, कल एक रिपोर्ट आई शाम को, देर शाम एक रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है युद्ध छिड़ सकता है और ये थोड़ा लंबा भी चल सकता है। और जैसा हम देख भी रहे हैं, ईरान लगातार जो है अपनी जो है सैन्य शक्ति का जो है वो प्रमाण दे रहा है, बार बार वो जो है अपनी तरफ से जो भी प्रैक्टिस कह लें, जो कह लें आप, वो उस तरह की तैयारियों की जो है झलक दे रहा है। और साथ साथ अमेरिका की तरफ से भी जो बातचीत भी हो रही थी उनकी, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा अभी तक उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण तो यही था आज बाज़ार में। और एक और जो बात है, इसी का लोग फ़ायदा उठा के, या आप ये कह सकते हैं इसको एक बहाना बना के प्रॉफिट बुकिंग जो है बाज़ार में। क्योंकि अभी भी आप देखेंगे आज का जो बाज़ार का लेवल है, और अगर आप देखें जिस दिन बजट आया उसके एक दिन पहले के जो लेवल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे आज बाज़ार खड़ी है। जबकि उसके बाद से तमाम ऐसे पॉजिटिव फैक्टर्स हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ग्लोबल जो अनसर्टिनिटी है वो बाज़ार पे आज भी हावी है। और उसी के साथ साथ आप देखेंगे जो कच्चे तेल के दाम भी, चूँकि जब से ये एक अंदेशा बढ़ा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध छिड़ सकता है, तो कच्चे तेल के भाव भी ऊपर गए। साथ साथ जो अमेरिका जो फेड की जो कमेंट्री आई है, जो लास्ट उनकी फेड की मीटिंग थी जनवरी के आखिरी सप्ताह में, उससे भी कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता का माहौल हो रहा है कि शायद फेड इंटरेस्ट रेट ना घटाने के कारण के तरफ ज़्यादा जो है अभी जो पक्ष इंटरेस्ट रेट ना घटाने के पक्ष में ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। तो उस तरह की एक मिक्स सिग्नल है। So Siddharth, you spoke about profit booking. I think it's important also to understand loss booking. The financial year is coming to a close, and this is a time where a lot of people, to average out maybe taxation on profits, loss booking happens. But actually in some areas the losses are huge. Do you also think that, for the retail investor, for somebody who may not be interested in booking losses but could be really worried as to, I bought them at a particular price and the last, let's say just pre-budget and post-budget have not really been very encouraging. Would you advise them to take advantage of this maybe and then pick up the shares at a lower? Or would you say, be, as they say, lambi race ka ghoda, wait for it, it's for the long haul? Gaura, I would say, and I have been regularly maintaining this stance, as far as our macroeconomic fundamentals are concerned, they are very sound. Whether you may look at our growth rate, our inflation trajectory, the policies of the government, the focus or the push in manufacturing, the excellent budget. We have also rationalized the GST rates. So one after another, government has been taking a lot of steps. Obviously, yes, the overwhelming or the overarching factor which has been acting as a dampener on our Indian stock markets has been the global uncertainty, basically. Obviously, and yes, the another big positive which has just happened in the last 10-15 days is the trade deal that we have been able to achieve with the United States. So despite that, we see this kind of pressure in Indian markets. Yes, I would advise the retail investors also not to book profits. I think my advice would be look for good stocks, look for good management, and there are shares at very attractive prices, and probably buy in very small tranches. I would say go slow, because I see this current scenario to continue for some time. I do not see that strength overall in the global world, as well as there is something which is keeping people somewhere they're not confident to come out and to spend. So that private sector spending is still yet to pick up, though government has been pushing spending as far as our domestic spending has been there. So I would say retail investors buy at very small tranches, and this is not the time to sell. Yes, if you want, and if you're invested in Indian markets, and if you have a time horizon of 2 to 3 years, I'm sure you'll make good money. Right. So basically, as you've always been saying, that the stock market is a great teacher. Don't be trigger happy. Be patient. It teaches you so many things about yourself also. So be there, be patient, trust the economy, trust the market, and what's the hurry? What's the hurry? And trust your own self, trust your own judgment, trust your own investment. So, and it's not a bad any investment in Indian stock markets. I think we are the most prudent, most stable markets and the economy. गौरव, हमने देखा कि
ऐसे तो कई सारी कंपनियों ने कंपनियों के जो शेयर हैं वो घाटे में रहे और मतलब हर दिन कोई थोड़ा बढ़ रहा है, कोई थोड़ा घट रहा है, हम ये देखते आ रहे, ट्रैक करते आ रहे हैं। लेकिन आईटी ने काफी सुर्खियां बटोरी इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो। सिद्धार्थ, नहीं देखिए, अभी भी आईटी फ्लेवर भी है शायद। हाँ, अभी इस समय देश में सबसे बड़ी समिट चल रही है, एआई समिट चल रही है, तो एक बार फिर आईटी ही सुर्खियों में। और जहाँ तक, और उसी वजह से शायद जो बात आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक, इसको मैं जिन कहूँ या भूत कहूँ, जो इस समय आईटी कंपनियों पे जो है बहुत भारी पड़ रहा है। एक्चुअली सब पे हावी है, एवरीवेयर, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। हाँ, बट मुझे लगता है कि जैसा आज आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तुलना हम उस तरह से कर सकते हैं कि टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स खेली जा रही हो। तो अभी बहुत कुछ होना मतलब 4 दिन टेस्ट मैच के बाकी हैं, अभी 3 इनिंग्स और खेली जानी है। तो अभी क्या क्या होगा कहना बहुत जल्दबाजी है। और दूसरा मैं एक और बात बोलूँगा कि जो आईटी सेक्टर में जो फ्रंटलाइन कंपनीज हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ होने वाला है। हाँ ठीक है, आज उनकी वैल्यूएशंस, आज उनके शेयर्स पे बहुत में बिकवाली है, लोग निकल भी रहे हैं और शेयर्स नीचे काफ़ी आए हैं, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी पिटाई भी हुई है। तो मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि वही कंपनियां हैं जो सबसे तेजी से अडॉप्ट भी करेंगी। Absolutely, you're right, bang on, because they have a long-term strategy, and they also know, as you said, some of their valuations are really attractive. And when the IT boom happened, it just took everybody by surprise. And they want to crest that again. So they're really adapting, they're waiting and watching, they're getting the best technology, and they're happy to pay for it. So you're right, absolutely. एक तरफ तो ये मतलब इसके बूम को लेकर के काफी चर्चा है, दूसरी तरफ जो डर है लोगों में, गौरा, मैंने देखा कि मैं अखबारों में पढ़ रही थी और लोगों के सोशल मीडिया पर मैंने रिएक्शंस भी देखे कि नौकरी को लेकर के कि हमारी नौकरियां चली जाएंगी। एवरीवन इज सो फ्राइटेंड ऑफ द थॉट कि हम लोग मतलब हम अपने आधारभूत स्तंभ को जो है वो लूज कर देंगे। सिद्धार्थ, नहीं, मुझे लगता है, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेसिक आधार क्या है? बेसिक आधार डेटा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अभी, अब ये ज़रूर है कि इसको लेके एक बहुत एक अनिश्चितता, एक हवा बनाया जा रहा है, बहुत लोग डरे हुए हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो दुनिया में लोगों के बीच में ये डर होगा, लेकिन हम इसको डर नहीं मानते, हम इसको एक अवसर मानते हैं। हम इसको मानते हैं कि ये हमारा, इसको हम, उन्होंने 2 शब्द यूज़ किए जहाँ तक मुझे याद आता है, एक भाग्य बोला और एक वर्ड बोला। तो हम उसको एक उस तरह से, ये टाइम है कि हम अपना देश का भाग्य और अपने देश की जो संरचना है उसको बदल सकते हैं। तो मुझे नहीं हमारे लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे मैं ये जरूर कहूँगा प्राची कि ये केवल हमारे लिए नहीं, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और बात है कि दुनिया को एक साथ चल के काम करना होगा। जिस तरह का ये टेक्नोलॉजी है उस पर आप अकेले सिर्फ चाहें कि आगे बढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो सही होगा कहना। बिल्कुल श्रोताओं, हमने जाना डोमेस्टिक मार्केट के बारे में, यानी घरेलू शेयर बाजार के बारे में, उसकी हलचल के बारे में। अब आइए बात करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार के बारे में। प्रमुख एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 3.1% बढ़ा, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स लगभग 1.3% बढ़ा और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 0.6% बढ़ा। वहीं हांगकांग और चीन के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई। लंदन का फुट्सी 0.8% से अधिक, फ्रांस का कैक 0.7% से अधिक और जर्मनी का डैक्स अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लगभग 0.6% नीचे नजर आया। Wall Street ended higher yesterday, supported by gains in major technology stocks. Investors assessed the release of the minutes from the Federal Reserve's most recent policy meeting and evolving geopolitical developments. Among the major indices, the Nasdaq Composite Index climbed almost 0.8%, the S&P 500 rose about 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average advanced nearly 0.3%. So quickly, Siddharth, before we move on with the other news item, we're seeing that somewhere, the world is interconnected, but different indices of different countries and regions
actually are charting their own course. Yeah, and especially US also. See, if you look at a few weeks, I think last week, I think there was a lot of pressure even in US markets because of the artificial intelligence, especially the IT companies. But yes, now obviously because that hope that inflation is under control, the latest data which is showing that inflation is cooling in US, and the going forward also it would be under control around 2% levels. Plus the job market data is also promising, and the US economy is looks to be growing at a healthy rate. So I think all that is also giving them some kind of a push. Right. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई के लोकतांत्रिकरण पर जोर देते हुए कहा कि इसे समावेशन और सशक्तिकरण का एक उपकरण बनाना चाहिए, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के लिए। आज सुबह नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एआई काम को अधिक आसान, कुशल और प्रभावशाली बनाएगा। प्रधानमंत्री ने एआई के लिए मानव दृष्टि की रूपरेखा प्रस्तुत की। मैं मानव विजन प्रस्तुत करता हूं। मोरल सिस्टम्स, एआई एथिकल गाइडेंस पर आधारित हो, अकाउंटेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट रूल्स एंड नेशनल सॉवरेनिटी, जिसका डेटा उसका अधिकार, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। एआई मोनोपोली नहीं, मल्टीप्लायर बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक लचीला पारिस्थितिक तंत्र बना रहा है। भारत सेमीकंडक्टर और चिप मेकिंग से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक एक रिजिलियंट इकोसिस्टम बना रहा है। सिक्योर डेटा सेंटर्स, मजबूत आईटी बैकबोन, डायनेमिक स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत को एफोर्डेबल, स्केलेबल और सिक्योर एआई सॉल्यूशंस का नेचुरल हब बनाते हैं। अपने संबोधन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि पिछले साल जब फ्रांस और भारत ने पेरिस में एआई एक्शन समिट की सह मेजबानी की थी, तब उन प्रौद्योगिकियों के लिए एक वैश्विक मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किया गया था जो विभिन्न समाज और अर्थव्यवस्थाओं को बदल देंगी। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवता को तेजी से नवाचार करने, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, परिवहन, कृषि और सार्वजनिक सेवाओं को सुगम बनाने तथा मानव जाति के हित में काम करने में सक्षम बनाएगी। And India built something that no other country in the world has built, a digital identity for 1.4 billion people. A payment system that now processes 20 billion transactions every month. A health infrastructure that has issued 500 million digital health IDs. Here are the results. They call it the India Stack, open, interoperable, sovereign. That, dear friends, is what this summit is about. We are clearly at the beginning of a huge acceleration. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सभी की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भविष्य मुट्ठी भर देशों द्वारा तय नहीं किया जा सकता। श्री गुतरेस ने विकासशील देशों में बुनियादी सुविधाएं बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई पर एक वैश्विक कोष बनाने का आह्वान किया। In fact, later, while addressing the leaders' plenary at the India AI Impact Summit this afternoon, Prime Minister Narendra Modi emphasized the need to create an AI future that advances innovation, strengthens inclusion, and moves forward by incorporating human values. On the ethical use of artificial intelligence, the Prime Minister made 3 vital suggestions. Firstly, he highlighted the need for a robust data framework for AI training that respects data sovereignty. Secondly, Mr. Modi underscored the importance of clear and transparent safety rules for AI platforms. And thirdly, the Prime Minister said, AI requires clear human values and guidance. So, Siddharth, taking you back to the IT boom, in fact, when we talk of checks and balances, ethical morality and all these words, transparency, we know that all these bringing in checks and balances followed the boom, suddenly, because we were taken by surprise as to the reach and the impact of what IT could do. But today, AI is coming and it's yet to take its peak. It's come with full fervor. But transparency, ethics, human values,
how do you think that the global world is actually the world is going to unite on this? Because everybody needs to come together. One leakage and it's going to be quite catastrophic. See, Gora, if I take you back when the first summit on AI happened in UK, London, I think that the summit focused on the dangers of AI or the threats from AI. Then the second one, when we went to in 24 to South Korea, it was on innovation, then action in Paris, and now it is how it can be used for the welfare of mankind, especially in the theme would be in places like agriculture, education, health. These are areas where it can be used for mass on a mass scale and for benefit of the large society at large. And I think that's what and one of the biggest threats which is coming is obviously misrepresentation or deep fake, and that is what the Prime Minister said also, like the food items have a nutritional certification. I think we need to get into certification globally on what is certified, which are artificial intelligence, certified artificial intelligence. Plus he's also talked about that we need to have some not something like a glass box where everybody can see what is happening, right. Not a black box where you can't see it. Then to get it for mass application, to use it in a way where machine and humans are able to correlate, work together. So I think these are the issues, and if I get into a little detail, I think Ashwini Vaishnav, the Minister for Information Technology, emphasized that we are in talks with about 30 countries to bring in regulations to how to regulate these artificial intelligence. So I think these are issues, and I think the world is the AI summit is focused very on these issues. So I think it will take us forward on these issues. सिद्धार्थ, अभी गौरा ने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आकर्षित किया. उसी कड़ी में मेरा भी यही मतलब कि मेरे मन में भी यही बात है कि अभी हमने पढ़ा और सुना भी कि एआई के लोकतांत्रिकरण की बात करी. ये क्या है? एआई किस तरीके से लोकतांत्रिक हो, मतलब कि लोकतांत्रिक किस तरीके से होगा? नहीं, देखिए, लोकतांत्रिक जब अभी आपने बोला इसका आशय क्या है? प्रधानमंत्री एक्चुअली क्या बताना चाह रहे हैं? बेसिकली ये है कि ये जो भी डेटा अवेलेबल हो, जो मैंने बोला भी कि एक ऑथेंटिक डेटा वो ऐसा हो कि जो सबके लिए अवेलेबल हो, एक डेटाबेस जो ग्लोबली हो और ऑथेंटिक डेटाबेस है, और जो हर कोई, ओपन एआई की इसीलिए बहुत ज्यादा बात हो रही है कि हर आदमी उसको एक्सेस कर पाए. जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि वो ऑथेंटिक हो, अकाउंटेबल हो, मानव मूल्यों पर. हाँ, तो वो जो उन्होंने बात कही, तो वो मुझे लगता है इसलिए जरूरी है जो बात आप कह रहे हैं, तो ताकि उस पे उसकी जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा लोग और सही तरीके से उसका इस्तेमाल हो सके. राइट. Welcoming world leaders attending the summit, Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav said that the government is working on all 5 layers of the AI stack. Later, Mr. Vaishnav announced a significant outcome of the India AI Impact Summit, the New Delhi Frontier AI Impact Commitments. Advancing understanding of real-world AI usage through anonymized and aggregated insight to support evidence-based policy making on job, skills, and economic transformation. The second is strengthening multilingual and contextual evaluations of AI systems to ensure that AI works effectively across languages, cultures, and real-world use cases, especially in the global south. Together, these efforts mark an important step towards shaping AI that is not only powerful but also inclusive, development oriented and globally relevant. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि मुफ्त सुविधाओं के चलन से देश के आर्थिक विकास में बाधा आ रही है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाला बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने कहा कि देश के अधिकांश राज्य राजस्व के घाटे में हैं, फिर भी विकास की अनदेखी करते हुए वे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं. न्यायालय ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही. याचिका में कहा गया है कि उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान दिए बिना सभी को मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव किया गया था. पीठ ने कहा कि राज्यों को मुफ्त भोजन, साइकिल और बिजली देने के बजाय रोजगार सृजन पर काम करना चाहिए. Moving on to our next story, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal held a high-level meeting with the Swiss President Guy Parmelin in New Delhi today. The meeting reaffirmed the shared commitment of India and Switzerland to deepen their economic partnership and strategic cooperation under the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA.
During the meeting, Mr. Goel noted the importance of encouraging Swiss investment in India, particularly in sectors where Switzerland has established niche technological strengths. He also emphasized India's role as a reliable global supplier of affordable, high-quality medicines and called for deeper cooperation in research and development, biotechnology, specialty pharmaceuticals, and advanced therapeutics. In the meeting, both sides also reaffirmed their commitment to enhancing investment flows, regulatory cooperation, and institutional engagement to fully realize the potential of TIPA. So India's course of actually, forming alliances and actually getting into new agreements, reaching out to the rest of the world, it started some time back, very, very intensely. Still continues? Yeah, Gaurav, because that has been our mantra, diversification of our export market and newer markets. So I think, and in the course of that, we have been looking at engaging with countries entering into free trade agreements. UK is and the latest UK we have done with UK, New Zealand, Oman, EU. And the latest one, obviously, the one which the details are being worked out with United States. Right. Moving on to our next story, Union Minister of Coal and Petroleum G. Kishan Reddy today highlighted the growing importance of critical minerals in shaping the global economy. He said critical minerals form the backbone of emerging sectors such as solar energy, lithium and copper-based technologies. The minister made these remarks at the second edition of the conference, Indian Critical Minerals Landscape, Foundation for a Sustainable Future in New Delhi. Moving on again to our crude oil story now. Global crude oil prices extended gains today, driven by increasing concerns over potential military conflict between the United States and Iran. Brent crude was trading 1.6% up at $71.45 per barrel, and WTI crude was also trading over 1.6% up at $66.27 per barrel when reports last came in. Siddharth, quickly on oil prices. How do you see them moving? Gora, see, these are obviously the spurt in crude oil prices is coming from the threat that Iran-US conflict. So I think obviously because we are the large importers of oil, it definitely is not good for an economy like India. But I think this is not the trend which is yet to settle down. So let's see how things pan out. And I think if US and Iran are able to reach some kind of an agreement, so I think this but it will also be range bound, the movement. This is very difficult. If there is a war, obviously Iran is a big supplier. So, and these kind of crude oil also has sentimental prices have sentimental impact also. So I'm sure if there is a conflict, obviously it is not a good news for a country like India. Right. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.3% up at 1,56,560 rupees per 10 grams. Silver was trading 0.3% up at 2,44,340 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाला सोना 0.3% बढ़कर 1,56,252 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं मार्च अनुबंध वाली चांदी 0.4% गिरकर 2,43,301 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। सिद्धार्थ, सोने के घटते बढ़ते दाम अब हमें क्या संकेत दे रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो प्राची मुझे लगता है सोना भी एक रेंज में आके रेंज बाउंड है फिलहाल जो स्थिति है। और अब तो चांदी की जो तेजी बनी हुई थी उसमें जो एक बार गिरावट आई है तो बहुत ज़्यादा फिलहाल नहीं लगता है कि दोबारा प्राइसेस उस हिसाब से भागेंगे। तो मुझे लगता है अभी इस स्तर पे ही मोर और लेस रहना चाहिए। यानी कि जो भविष्यवाणी की गई थी कि सोना जो है वो 1.5 लाख पार हो जाएगा, नहीं, वो सच हुई? हाँ, वो मुझे लगता है अभी फिलहाल उस लेवल पे है, लेकिन उस लेवल पे आके रुका हुआ है। अगर आप देखेंगे तो थोड़ा नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा ऊपर आ रहा है, बट ब्रॉडली उसी रेंज में है कहीं ना कहीं। Actually, expectations are so high because the movement has been, so people says, why is it moving so slowly? Because for years this has been the pace. हाँ, तो गोल्ड के बारे में कहा भी जाता है ना वो कि सोता रहता है, फिर एकदम से चलता है, फिर सो जाता है।
सिद्धार्थ, कार्यक्रम में आने और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए, इतना एंगेजिंग बनाने के लिए प्रोग्राम को बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों को भी। Thank you, Siddharth. As always, a delight to have you on the program. And now, listeners, before we close a look at the headlines once again, benchmark domestic indices tumble. Sensex drops over 1,200 points. Nifty settles at 25,454. Major Asian indices close in positive zone. And Prime Minister Narendra Modi calls for democratizing AI to empower Global South, unveils Manav vision for ethical and inclusive AI. That's all for today. Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.